हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की पहली अध्याय जैव प्रक्रम का दूसरा जो भाग था श्वसन, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिससे मैंने पौधों में श्वसन तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन इन एनिमल। जंतुओं में श्वसन। अब जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं, उनमें श्वसन की क्रिया विसरण के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? विसरण के माध्यम से। विसरण क्या है तो आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। विसरण जब कोई भी चीज, जब बिले अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो क्या बताए? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनमें श्वसन की जो क्रिया होती है, उनमें श्वसन की जो क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? विसरण क्रिया के द्वारा। याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा। अब बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन करने के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए क्या होते हैं? श्वसन अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग क्या होता है? तो वैसे अंग जिसके माध्यम से क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, वैसे अंग को क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। जिसके मदद से श्वसन की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन अंग की बात की जाए तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा क्या होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। क्लियर? श्वसन अंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। श्वसन अंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? गिल्स। तो याद रखिएगा, गिल्स जितने भी पानी में जीव रहने वाले हैं, जितने भी पानी में जीव रहते हैं, उनमें जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। एग्जाम्पल में मछली ले लीजिए, नहीं, समुद्री घोंस ले लीजिए, समुद्री घोड़ा ले लीजिए। यानी कहने का मतलब, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? गिल्स के सहारे श्वसन की क्रिया करते हैं। किसके सहारे? गिल्स के सहारे श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में सांप पानी में रहते हैं लेकिन गिल्स के सहारे श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। मगरमच्छ पानी में रहते हैं लेकिन गिल्स के सहारे श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। सांप के पास भी फेफड़ा होता है और मगरमच्छ के पास भी क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो पहला श्वसन अंग आपको क्या बताया मैंने? गिल्स के बारे में क्या बताया? जितने भी जलीय जीव हैं वो सारे श्वसन की क्रिया किसके सहारे करते हैं? तो गिल्स के सहारे करते हैं। किसके सहारे करते हैं? गिल्स के सहारे करते हैं। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का जो श्वसन अंग होगा क्या होगा? गिल्स होगा। क्लियर? अब हम लोग दूसरा श्वसन अंग देखते हैं। दूसरा श्वसन अंग क्या होता है? होता है ट्रैकिया। श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया, या इसको हम लोग स्किन भी कहते हैं। ट्रैकिया बोलिए या इसको स्किन भी बोलिए, नहीं, त्वचा के द्वारा। ट्रैकिया बोलिए या क्या बोलिए? त्वचा के द्वारा बोलिए। ये श्वसन अंग क्या होते हैं? जितने भी कीट पतंग हैं, कीट पतंग कहने का मतलब छोटे छोटे जीव और एवं जो जमीन के अंदर रहते हैं, इस श्वसन अंग में क्या होगा? जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं, कीट पतंग होते हैं और जो जमीन के अंदर होते हैं, वो सारे जीव श्वसन करने के लिए ट्रेकिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तिलचट्टा हो गया, नहीं, तिलचट्टा हो गया, मेढक हो गया, मेढक तो सभी होता, मेढक हो गया, नहीं, उसके बाद छोटा सा मक्खी या मच्छर,
नहीं, जितने भी कीट पतंग वाले जीव आते हैं, जितने भी छोटे छोटे जीव आते हैं, उनमें श्वसन अंग क्या होते हैं? ट्रैकिया होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकिया होते हैं। और तीसरा और हम लोग का आखिरी जो श्वसन अंग है वो क्या है? वो है फेफड़ा। वो क्या है? फेफड़ा, लंग्स। वो क्या है? फेफड़ा। जितने भी अब बहुकोशिकीय बड़े जीव होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? बड़े जीव होते हैं, चाहे जो स्थल पे रहने वाले जीव, जितने भी स्थल पे रहने वाले जीव होते हैं, वो श्वसन फेफड़ा के सहारे करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मनुष्य ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, इत्यादि। जितने भी स्थलीय जीव हैं, स्थलीय जीव किसके सांस लेते हैं? तो फेफड़ा के पास। स्थलीय जीवों में कौन सा श्वसन अंग होता है? तो फेफड़ा होता है। छोटे छोटे कीट में कौन सा श्वसन अंग होता है? तो ट्रेकिया होता है। और जलीय जीवों में कौन सा श्वसन अंग होता है? तो गिल्स होता है। नहीं, श्वसन अंग मैंने जाना, श्वसन अंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या हो गया? गिल्स, ट्रेकिया और फेफड़ा। क्लियर? अब आपको मैंने गिल्स में एक अपवाद भी बताया, वो ध्यान रखिएगा। किसका? सांप का। नहीं, उभयचर। उभयचर जीव किससे सांस लेते हैं? तो तीनों से। उभयचर कहने का मतलब जो जमीन में भी रहता हो, जमीन पे भी रहता हो और जल में भी रहता हो, वैसे जीव को क्या कहते हैं? उभयचर, एम्फीबिया कहते हैं। यानी उसके पास, किसको एम्फीबिया कहेंगे? जिसके पास ये तीनों अंग है। जिसके पास क्या है? ये तीनों अंग है। गिल्स भी है, ट्रेकिया भी है और फेफड़ा भी है। वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। क्लियर? तो गिल्स में हमने क्या बताया? श्वसन अंग क्या बताया? तो जो श्वसन की क्रिया में सहायक हो, वैसे अंग जो श्वसन की क्रिया में क्या हो? सहायक हो, तो श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन अंग 3 टाइप्स के बताए। पहला बताया मैंने गिल्स। गिल्स क्या होता है? जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें गिल्स, और गिल्स के पास एक और गुण होता है, ये घुलित ऑक्सीजन लेता है। ये क्या लेता है? घुलित ऑक्सीजन लेता है। याद रखिएगा, गिल्स द्वारा क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन। अब मैंने एक बार गिल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं, तो गिल्स जो होता है, आप लोग मछली किसको लोग कनखुर समझते हैं। गिल्स इस टाइप का होता है गिल्स। नहीं, ये गिल्स क्या करता है? सिर्फ घुलित ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। नहीं, घुलित ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करता है? गिल्स। और ये क्या होता है? सभी जलीय जीवों में होता है, लेकिन किसको छोड़ करके? सांप जल में होता है, लेकिन वो गिल्स के सारे सांस नहीं लेता है। मगरमच्छ पानी में होता है, लेकिन उसमें गिल्स नहीं होती है। क्लियर? ये था गिल्स। दूसरा मैंने क्या बताया था? ट्रेकिया। ट्रेकिया मैंने क्या बताया? छोटे छोटे कीट, या ट्रेकिया को मैंने क्या कहा? स्किन या त्वचा भी होता है। आप लोगों ने मेढक में देखा होगा। नहीं, आप लोगों ने मेढक में मेढक में देखा होगा नहीं कि मेढक में क्या होता है? ये ऊपर में स्किन में होते हैं, गोल गोल छोटा छोटा छिद्र होते हैं। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? त्वचा बोलते हैं। त्वचा के द्वारा या किसके द्वारा? श्वास नली यानी ट्रैकिया के द्वारा। त्वचा भी बोल सकते हैं और ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। नहीं, यानी कहने का मतलब ये जो छिद्र होता है, इसी छिद्र से जो सांस लेने की क्रिया करता है। छोटे छोटे कीट, चाहे मच्छी हो, तिलचट्टा हो, आपका मच्छर हो, नहीं तो किस श्वसन क्या कहलाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को त्वचा के द्वारा भी कहा जाता है। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? त्वचा के द्वारा भी कहा जाता है। क्लियर? और तीसरा मैंने क्या बताया था? फेफड़ा। नहीं, जो क्या होता है? फेफड़ा क्या होता है? जो स्थल पे जीव रहते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, तो स्थल पे जितने भी जीव रहते हैं वो श्वसन फेफड़ा से लेते हैं। क्लियर? यह श्वसन अंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो श्वसन की क्रिया मनुष्य में क्या होती है? तो मनुष्य में श्वसन करने के लिए श्वसन तंत्र पाई जाती है।
मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होती है, श्वसन तंत्र पाई जाती है। अब श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में जो भी अंग, श्वसन की क्रिया में जो भी अंग सहायता करते हैं या मदद करते हैं, उसके सम्मिलित रूप को, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या कहेंगे, तो श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। मनुष्य के श्वसन में मुख्य रूप से 4 अंग सम्मिलित लेते हैं। पहला क्या होता है, नसिका, पहला क्या होता है, नसिका। दूसरा क्या होता है, स्वर यंत्र, क्या होता है, स्वर यंत्र। तीसरा क्या होता है, श्वास नली, श्वास नली। और चौथा क्या होता है, फेफड़ा। नसिका, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, ये चारों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। ये चारों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्लियर? श्वसन मैंने क्या बताया, श्वसन की क्रिया में, मानव में श्वसन कर रहे हैं तो मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं। नहीं तो श्वसन तंत्र करने का मतलब श्वसन की क्रिया में जो भी अंग सहायता करते हैं या जो भी अंग मदद करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में भाग क्या कहते हैं, नसिका, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। तो हम लोग मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र बनाते हैं। परीक्षा में आता है 5 नंबर में, याद रखिएगा, परीक्षा के 5 नंबर में आता है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, मनुष्य का क्या है, श्वसन तंत्र। देखिए हम लोग आसानी से आप बुक का सहारा ले सकते हैं। कोई भी बुक हो, नेट पे हो, आपको जो आसान फिगर लगे, बुक वाला, नेट वाला या कोई भी आसान लगे, वो आप लोग क्या कीजिएगा, एक फिगर, आपको एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम किसका है, मनुष्य का श्वसन तंत्र। ये डायग्राम किसका है, मनुष्य का श्वसन तंत्र। क्या हुआ आपका, मनुष्य का श्वसन तंत्र। नहीं, ये इस प्रकार से बना होता है, आप लोग देखिएगा बुक में अच्छी तरह से आपको बुक में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को बात कर लेते हैं ये नाक वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसिका बोलते हैं या क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं। ये क्या करता है, श्वसन के अंग में ये क्या काम करता है, सांस लेने का काम करता है। क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। यानी जो भी ऑक्सीजन जो अंदर आती है या बाहर जाती है, वो किसके मदद से जाती है, इस नसिका के मदद से। किसके मदद से, नसिका के मदद से। नाक क्या होता है, नाक के द्वारा क्या होता है, हवा, वायु अंदर की ओर जाता है और बाहर की ओर आता है। नाक के ऊपर एक पतली सी पट्टी बनी होती है जिसको हम लोग नसिका पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नसिका पट्टिका कहते हैं, क्या नसा पट्टिका कहते हैं। ये नाक वाले हड्डी को, नाक वाले हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, नसा पट्टिका बोलते हैं। इसमें 2 बेस्म होते हैं। नाक में कितने बेस्म होते हैं, 2 बेस्म होते हैं, 2 पार्ट में बटा होता है। ये नसिका के
अंदर वाले क्षेत्र को, नसिका के अंदर वाले क्षेत्र को हम लोग घ्राण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण क्षेत्र कहते हैं। ये क्या होता है? इसका काम क्या होता है? सूंघने का काम। याद रखिएगा, मनुष्य में हम लोग सूंघते हैं, किसी को सूंघ के देखते हैं कैसा है, सूंघने नहीं कैसा उसका सेंट है, तो सूंघने का जो काम करता है वो कौन करता है? नसिका के माध्यम से। वो कौन अनुभव करता है? तो घ्राण क्षेत्र अनुभव करता है। क्या करता है? घ्राण क्षेत्र अनुभव करता है। नहीं, घ्राण क्षेत्र सबसे बड़ा किसमें होता है? तो कुत्ता में। आप लोग जानते हैं कुत्ता सूंघ के बहुत कुछ पता कर लेता है। नहीं, तो सबसे ज्यादा घ्राण क्षेत्र किसमें होता है? कुत्ता में होता है। नहीं, कुत्ता में सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। जिसमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक है उसका घ्राण क्षेत्र अधिक लंबा है। क्लियर? तो सबसे बाहर जो नाक जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? नसिका कहते हैं। उसमें 2 बेस्म होते हैं। उसके हड्डी को क्या कहते हैं? नसा पट्टिका कहते हैं, जो वायु को क्या करती है? अंदर आने देती है और क्या करती है? बाहर जाने देती है। यानी वायु को अंदर बाहर करने का काम करती है। क्लियर? इसके बाद वाले भाग जो आते हैं ये स्वर यंत्र। क्या होते हैं? स्वर यंत्र, लैरिंग्स। स्वर यंत्र या इसको लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ये स्वर यंत्र क्या करता है? हम लोग का ये स्वर यंत्र ये थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। ये क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है। नहीं, इन्हें मेल में कह सकते हैं तो ये बात निकला हुआ भाग होता है, ये वाला भाग नहीं। और फीमेल में क्या होता है? ये अंदर की ओर धसा होता है। मेल में क्या होता है? बाहर की ओर निकला हुआ होता है और फीमेल में क्या होता है? अंदर की ओर धसा होता है। नहीं, जिसके कारण क्या होती है? फीमेल का आवाज पतला और मेल का आवाज क्या होता है? मोटा होता है। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि मनुष्य का यानी मेल का जो आवाज कर्कश और फीमेल का आवाज सुरीली क्यों होता है? तो क्यों? तो स्वर यंत्र के कारण। नहीं, जिसका स्वर यंत्र बाहर की ओर है उसका मोटा कर्कश, और जिसका अंदर की ओर है वो किसका होगा? पतला सुरीली। ऐसा बात नहीं है कि सारे लड़की पतली आवाज निकालती है और सारे लड़के कर्कश आवाज मोटा आवाज निकालते हैं, ऐसा बात नहीं है। जिसका स्वर यंत्र बाहर की ओर निकला होगा, जिसका स्वर यंत्र बाहर की ओर निकला होगा वो मोटा आवाज बनाएगा, और जिसका अंदर की ओर होगा उसका पतला आवाज होगा। क्लियर? नहीं, स्वर यंत्र के बाद जो होती है नली, उसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो व्यास जो होती है वो 16 mm की होती है। क्लियर? इसकी श्वास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग कितना होती है? 11 सेंटीमीटर की। लगभग कितना होता है श्वास नली की लंबाई? 11 सेंटीमीटर की। और उसकी जो व्यास होती है यानी मोटाई होती है वो कितना होती है? 16 mm की होती है। किसकी? श्वास नली का। ये क्या करता है? श्वास नली यानी हवा लाने का काम करता है। नहीं, हवा जो आता है यही श्वास नली आगे चल के ब्रोंकस, किसमें? ब्रोंकस, चाहे ब्रोंकोल्स या कह सकते हैं इसको ब्रोंकस, वायु कोष्ठक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। और ये जो होती है किया यानी ये क्या करती है? दोनों नली को चिपकने से, दोनों को नली को चिपकने से क्या करती है? बचाती है। दोनों नली को चिपकने से बचाती है। क्लियर? वायु कोष्ठिका ही आगे चल के क्या कर लेती है? वायु कोष्ठिका में कन्वर्ट कर लेती है। किसमें? वायु कोष्ठिका में। वायु कोष्ठिका नहीं, और ये क्या होता है? डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम ये क्या होता है? डायाफ्राम होता है जो उदर गुहा और फेफड़े को अलग करती है। नहीं, यानी ये यहां से भाग क्या होता है? अलग होता है। यहां से पीठ वाला भाग, यहां से ऊपर वाला भाग क्या होता है? डायाफ्राम होता है। नहीं, तो अब क्या होता है? ये वायु कोष्ठिका क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। ये बैलून जैसा होता है। क्या होता है? बैलून जैसा होता है। एक फेफड़े में वायु कोष्ठिका की संख्या, एक फेफड़े में वायु कोष्ठिका की जो संख्या होती है, वायु कोष्ठिका की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ जो क्या करती है?
गैसों को आदान प्रदान करने का काम करती है। नहीं, बैलून की जैसा होता है, जैसे एल्वॉय इसका नाम होता है, बैलून जैसे, ये मतलब पचका फुला बैलून की जैसा। नहीं, अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के फेफड़े में कितने कोशिका होते हैं, तो 3 × 10⁸। नहीं, अब आती है इसके ऊपर, नहीं, मनुष्य के ऊपर पसलियां होती है, मनुष्य के फेफड़े के ऊपर क्या होती है, इस प्रकार से पसलियां होती हैं। क्लियर? तो पसलियों की संख्या कितना होती है, तो 12 जोड़ी। मनुष्य में पसली कितना होती है, पसलियां 24, यानी 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितना होती है, 12 जोड़ी, 24 होती है। नहीं, अब क्वेश्चन आता है कि गैसों के आदान प्रदान करने के लिए कितने जगह होते हैं, तो याद रखिएगा 400 से 800 वर्ग फीट। सुनने में अचंबा लगा होगा, 400 से 800 वर्ग फीट। ये क्या होता है, श्वसन करने के लिए, मनुष्य में श्वसन करने के लिए जो स्थान होती है, श्वसन का जो स्थान होता है वो कितना होता है, 400 से 800 वर्ग फीट होता है। 400 से 800 वर्ग फीट होता है गैसों के आदान प्रदान करने के लिए। नहीं, अब इतना जगह कैसे, इतना सा फेफड़ा में इतना जगह कैसे, तो ये वायु कोशिका की संख्या कितनी है, 3 × 10⁸ 10⁸। इतने में जो वायु कोशिका जो गैसों का आदान प्रदान करता है, टोटल स्पेस को जोड़ करके लगभग में मैक्सिमम कितना होता है, 400 से 800 वर्ग फीट जगह होती है। क्लियर? बात समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहले इसमें स्वर, मनुष्य का श्वसन तंत्र में श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर, मोटाई 16 mm। नहीं, वायु कोशिकाओं की संख्या 3 × 10⁸, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी यानी 24, श्वास मतलब श्वसन स्थान कितना है, वर्ग फीट, 400 से 800 वर्ग फीट श्वास लेने की जगह। और ये किसका स्थान है, ये फेफड़ा का, हृदय का स्थान है। यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, जिसको हम लोग दिल भी कहते हैं, यहाँ पे हार्ट होता है। क्लियर? ये था मानव का श्वसन तंत्र। डायग्राम आप लोग बनाना जरूर सीख लीजिएगा। समझ में आया? ये क्या था, मानव का श्वसन तंत्र। हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि। हम लोग चैप्टर के इस टॉपिक को श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, तो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास। पहला क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास। श्वसन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास। इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासो उच्छ्वास यानी सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, परश्वास। पहला क्या होता है, परश्वास। इसको लोग कहते हैं इंस्पायरेशन, पायरेशन यानी सांस लेने की क्रिया को, सांस लेने की क्रिया को से, सांस लेने की क्रिया जो हवा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, उच्छ्वास। क्या होता है, उच्छ्वास, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, उच्छ्वास यानी सांस छोड़ने की क्रिया को। उच्छ्वास क्या होगा, सांस छोड़ने की क्रिया को। यानी सांस लेना क्या कहलाएगा,
प्रश्वावास, सांस छोड़ना क्या कहलाएगा, उच्छ्वास। सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। जब दोनों एक साथ होता है, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्लियर। पहले चरण क्या होती है, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर। ये तो पहला चरण। दूसरा चरण में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का। दूसरा चरण क्या था, गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। श्वसन की क्रिया विधि का दो चरण। पहला चरण हमने क्या पढ़ा था, श्वासोच्छ्वास, और दूसरा चरण क्या है, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जब ऑक्सीजन फेफड़े में आती है, जब ऑक्सीजन फेफड़े में आती है तो फेफड़े में उपस्थित हीमोग्लोबिन से, फेफड़े में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। जब ऑक्सीजन कहाँ आती है, फेफड़े में आती है, तो फेफड़ा में जो उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, उससे मिलकर के क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और यह क्या करती है, पूरे शरीर में फैला देती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। कहाँ होता है, तो ब्लड में होता है, रक्त में होता है। क्लियर। रक्त का रंग कैसा होता है, पीला। याद रखिएगा, खून का रंग कैसा होता है, पीला। लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यह क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है। पूरे शरीर में जो उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वह पुनः हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। वो क्या होता है, पुनः हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन से मिलकर के क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये क्या करती है, पूरे शरीर से फेफड़ा तक लाती है। यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, पूरे शरीर से क्या आता है, फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा में आके ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है, लंग्स में होता है, ये याद रखिएगा। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। क्लियर। तो आशा है हमें कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग पार्ट देखेंगे, इसका भाग तीसरा जो था, जो प्रक्रम का भाग तीसरा क्या था, परिवहन। परिवहन जब लोग भाग 6 में देखेंगे। धन्यवाद।